अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, आज तकरीबन 3 हफ्तों के बाद लॉकडाउन में कुछ नरमी की गई है और कुछ इंडस्ट्री जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फिर लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनर्स, एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री को छूट भी दी गई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के बारे में फैसला 98% मुशावरत से किया गया। सारे सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ भी मुशावरत हुई है और तकरीबन मैं कहूँगा 98% अब मुकम्मल तौर पे कंसेंसस हो गया है कि हमने कौन सी इंडस्ट्री खोलनी और कौन सी नहीं खोलनी। आज वज़ीर आला सिंध ने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया कि किन चीज़ों पर 98% मुशावरत हुई थी और किन पर नहीं। वफाक का और कुछ सूबों का ख्याल था, कुछ सूबों का, सबका नहीं, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, टेलर्स, हाँ हेयर ड्रेसर्स, ये खुल जाने चाहिए। हमने कहा नहीं जी, ये नहीं खोल सकते हम। सब सूबों का ये ख्याल था कि लॉकडाउन बढ़ा देना चाहिए। पूरे पाकिस्तान में जो हमने एग्री किया है, मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलना चाह रहे थे, हमने कहा कि इस वक्त मुनासिब नहीं है, 2 हफ्ते और हम इसके बगैर गुजारा कर सकते हैं। और मुराद अली शाह ने पाकिस्तान में कोरोना वबा से होने वाली अमवात के बारे में भी खदशात का इजहार किया। कुछ ऐसी डेट्स हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई है, और उसकी तादाद का मुझे नहीं पता। मुझे तशवीश है कि ये क्या इतनी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, हमारे से मिस हो रहे हैं कि शायद नंबर 300 हो 100 की जगह पे। WHO ने हमें आज भी कहा है कि सिवाय सिंध के जो WHO गाइडलाइंस हैं वो टेस्टिंग प्रोसीजर्स फॉलो नहीं हो रहे। हमारा एवरेज 10% से ज़्यादा है सिंध का। ये तशवीश मुझे है और इसका मैं इजहार कर चुका हूँ जो हर फोरम पे। आज लॉकडाउन को लेकर सियासी बयानबाजी हुई, पर अभी भी जुज़वी लॉकडाउन बरकरार है। ये जो इंडस्ट्री खोल दी गई है, लेकिन कोरोना से अब तक 113 अमवात हो चुकी हैं और 6250 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। लॉकडाउन में नरमी करना क्या अक्लमंदी थी? इस पर तिब्बी माहिरीन का क्या कहना है? हमारे साथ हैं अमरीका से डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, अमरीका में यूनिवर्सिटी ऑफ मेरीलैंड से वाबस्ता हैं और वबाई अमराज के माहिर हैं। डॉक्टर रुमीना हसन हमें ज्वाइन करी हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी से पैथोलॉजी के शोबे से वाबस्ता हैं। डॉक्टर जवाद राना साहब यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से वाबस्ता हैं और वबाई अमराज के माहिर हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे मालूम है कि मामला सियासी है, मगर हम इसको आपकी लेंस से, यानी सेहत की लेंस से देखना चाह रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहिबा आपकी जानिब आऊँगी। डॉक्टर हसन, सवाल ये है कि जिस तरह के मुराद अली शाह साहब कह रहे हैं कि जी कुछ डेथ्स ऐसी हुई हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, मेरा ये खदशा है कि हमने कुछ अमवात जो है वो सही तरीके से अदादो शुमार के अंदर नहीं डाली, क्योंकि WHO की जो गाइडलाइंस हैं हम उसके तहत नहीं चल रहे। आप इस बयान को कैसे देखती हैं? चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप रोज़ ऐसे मरीज़ों को भी देखती होंगी, क्या ऐसी अमवात हुई हैं जो हमारी आंखों से स्लिप हो गई होंगी? मुनीज़ा, जो डायग्नोसिस ऑफ कोविड डायग्नोसिस होता है वो तो टेस्ट करने के बाद मालूम होता है कि आया ये कोविड था या नहीं था। हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन अभी तक उस पैमाने पे टेस्टिंग नहीं हो रही है जो कि हर मरीज़ जो बीमार हो उसकी टेस्टिंग हो। सो कुछ मरीज़ ऐसे होंगे जिनकी टेस्टिंग नहीं हुई और जिनकी अमवात हुई है तो उसका हम डायग्नोसिस नहीं बता पा रहे। इसलिए शायद ऐसा मुमकिन है कि कुछ कोविड की वजह से अमवात हुई हैं जो कि अदाद शुमार में नहीं डाली गई। अच्छा, तो आपका भी ये खदशा है। डॉक्टर फ़हीम आपकी जानिब आऊँगी, चूँकि आप इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ से बेहतर है, मगर वहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हुई है। ये कहा जा रहा है कि 2 मिलियन तक की टेस्टिंग हुई है, वहाँ पे 1 लाख के करीब रोज़ाना टेस्टिंग हो रही है। क्या ये भी वजह एक हो सकती है कि टेस्टिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें जो सही इदादो शुमार है उनका नहीं पता? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है। मैं अभी मरीज़ देख रहा था, अभी वापस जाऊंगा मरीज़ देखूंगा। अमेरिका में ये क्वेश्चन आजकल बहुत पर्टिनेंट है, हर कोई यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारी रियासतें लॉकडाउन में हैं। तो कैसे हम इस लॉकडाउन को ख़त्म करें? देखिए, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। एक बात है कि क्या होना चाहिए और दूसरी बात है कि क्या हो सकता है। हमें अपने हालात को देखना है, पाकिस्तान में क्या हमारे वसाइल हैं। जो डॉक्टर साहबा कह रही थी बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमने उतने टेस्ट नहीं किए, हमारे पास वो डेटा नहीं है। इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। जब इस लॉकडाउन को हम कम करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इन्फेक्शंस की शरह कम हो रही है या नहीं।
हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि दोबारा अगर ये बढ़े तो हम तेज़ी से इन्फेक्शंस को टेस्ट कर सकें और क्वारंटीन कर सकें और ट्रेसिंग कर सकें दोबारा से। हमें ये देखना है कि क्या आवाम हमें सपोर्ट करेगी इस चीज़ में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये ऐसे नहीं है जैसे मैं गैराज में गया और मैंने अपनी गाड़ी चला ली। ये एक जहाज़ को उड़ाने वाली बात है जिसमें आप समझिए कि 20 करोड़ लोग बैठे हैं। अब आप खुद सोचिए, अगर वो जहाज़ धुंध में उड़ रहा है और पायलट के पास सही नंबर्स नहीं है और उसके मीटर सही नहीं चल रहे, तो दैट्स द डिग्री ऑफ रिस्क। क्योंकि हुकूमत को मैं हमदर्दी रखता हूं उनसे, क्योंकि उनके पास वो वसाइल नहीं है जो साउथ कोरिया के पास थे, लेकिन उनको किसी तरह ये मुश्किल फैसले करने हैं। आपने ठीक फरमाया, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं तो डॉक्टर हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये फैसले सेफ और महफूज तब हैं जब ये डेटा पे बेस्ड हों, और अनफॉर्चुनेटली वो डेटा इस वक्त हमारे पास नहीं है पाकिस्तान। अच्छा, तो फिर आपको लगता है कि शायद इतनी जल्दी जो रिस्ट्रिक्शंस इन्होंने ईज की हैं, इंडस्ट्री कुछ खोल दी है, शायद जल्दबाजी हो गई है डॉक्टर साहब? और आपका एक्सपीरियंस आपको क्या बात बताता है? आप अमेरिका में बैठे हुए हैं जहाँ पे इस वक्त पीक पे मामला गया हुआ है। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि अगेन मैं वो पायलट नहीं हूँ, मुझे नहीं पता वो क्या डेटा देख रहे हैं, उनके पास क्या मसाइल हैं जिनको वो टैकल करें। मैं तो ये जरूर कहूंगा कि अगर ये हो भी गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएं। एक चीज वन यस और नो की बात नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं उनको अभी भी चाहिए कि वो मास्क पहने, उनको चाहिए कि वो अपने हाथ धोएं, 6 फुट का अपना डिस्टेंस रखें और वो सारी एहतियातें करें। और उसके बाद कौम को ये बहुत जरूरी है, ये सब के लिए, कि हो सकता है ये जहाज दोबारा उतारना पड़े, हो सकता है वो लॉकडाउन दोबारा करने पड़े। ठीक है, डेटा के बगैर डिसीजन करेंगे तो कई दफा ऐसा हो सकता है। डॉक्टर जवाद, हाँ, आप चूंकि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कल आपने वज़ीर आज़म साहब की भी बात सुनी होगी। उन्होंने कहा कि 30% से इतना ही फैला है जितना कि हम समझ रहे थे कि फैलेगा, उतना नहीं ये फैला। उन्होंने कहा कि उसे 30% जो है वो फैला है। तो उन्होंने एक तरीके से कहा कि ये खुश आइन बात है, मगर अगर हम टेस्टिंग ही इतनी नहीं कर रहे और लगभग 3000 टेस्टिंग जो है डेली हम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका 1 लाख टेस्टिंग पे चला गया है, तो फिर हम इस फैसले पे कैसे पहुंच रहे हैं? और आप बतौर एक एक्सपर्ट पे क्या कहेंगे आप इस इशू पर? जी, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये सवाल कि हमारी प्रोजेक्शन के हिसाब से 30% आया है, मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम उस प्रोजेक्शन का था जिसमें बहुत ज्यादा केसेस पहले ही बताए हुए थे। और मेरा उसके साथ मेरी ऑलवेज रिजर्वेशन के मॉडलिंग ऐसी बीमारी की जो बिल्कुल नई बीमारी है, जिसके फंडामेंटल्स का भी नहीं पता, आपकी असेसमेंट गलत होती है। ये हमने इंपीरियल कॉलेज के एस्टिमेट्स में भी देखा है कि वो फिर पहले 5 लाख डेथ्स, फिर 20,000, फिर दरमियान में इवन अमेरिका के अंदर IHME जो मोस्ट रिस्पेक्टेड अदारा है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, उसने अमेरिका के लिए 1 से 2.5 लाख की डेथ की प्रोजेक्ट, और उसके 2 दिन के बाद उसको रिवाइज करके लेस देन 60,000 डेथ्स पे आया। तो ये एक ऐसी चीज से असेसमेंट करनी मेरे हाथ से मुनासिब नहीं है जिसकी वैलिडिटी ऑलरेडी क्लियर ना हो। लेकिन जो दूसरी बड़ी अहम बात है वो ये है कि किसी भी सर्वेलेंस सिस्टम के अंदर, इंक्लूडिंग अमेरिका के अंदर, उतने टेस्ट नहीं हुए, अभी तक उतने नहीं हुए जितने बार यूरोपीय ममालिक ने कर चुके हैं। तो गो के नंबर, एक बड़ा मुल्क है उसके पास नंबर है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम टेस्ट देखें तो उसके भी अभी कम है। डॉक्टर साहब, लोग चूंकि ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वक्त की किल्लत होती है, आपको लगता है कि एज अ हेल्थ एक्सपर्ट कि ये फैसला कबल वक्त हो गया, इतनी जल्दी रिस्ट्रिक्शंस को ईज नहीं करना था? क्योंकि अगर लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट भी तो इस्तेमाल करनी है। तो अगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, मेट्रो बस पे बहुत सारी खवातीन मेट्रो बस से आती हैं, तो आपको नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जल्दी तेज़ी से फैलेगा? देखिए, पूरी दुनिया में अब इसको लड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि उसमें ये सबको समझ आ गई है कि लॉन्ग टर्म लॉकडाउन कितनी देर तक कोई मुल्क कर सकता है। और इस वजह से यही है कि थोड़ी सी आप रिस्ट्रिक्शंस रिलीज करें। हम ये देख रहे हैं स्पेन के अंदर हो रहा है, कुछ और मुल्कों के अंदर हो रहा है, डेनमार्क के अंदर हो रहा है कि वो थोड़ा सा रिलीज करें। लेकिन जब आप रिलीज करें रिस्ट्रिक्शन, तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपना सर्वेलेंस का सिस्टम मजबूत करें, हम अपनी टेस्टिंग बढ़ाएं, ताकि अगर हमें फिर स्पाइक मिलनी शुरू हो तो हम दोबारा क्लैंप डाउन कर दें। ये लैक ऑफ टेस्टिंग और लैक ऑफ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, ये मैटर नहीं करता। ठीक है डॉक्टर रुमीना, जिस तरह के डॉक्टर साहब, डॉक्टर जवाद साहब भी कह रहे हैं कि पूरी तरीके से लॉकडाउन को तो लिफ्ट नहीं किया गया है, मगर जिन जिन एरियाज पे उन्होंने ईज कर दिया गया है, तो एज ए हेल्थ एक्सपर्ट
آپ کے اس وقت کیا خدشات ہیں؟ چونکہ ہمیں تو یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ بڑی تعداد کے اندر ڈاکٹرز کے پاس پی پی ای نہیں ہے، ماسکس نہیں ہیں، اسینشیل اکوپمنٹ نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ کرونا وبا لگ رہا ہے. تو آپ کے کیا خدشات ہیں کہ اگر یہ ایز ہوا تو اس کا کیا فال آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں، ان کو جو انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایز کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ اقتصادی حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو کمائی بھی کرنی ہے، پیسے بھی، مطلب پیپل آر ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن، اس لیے انہوں نے لاک ڈاؤن کو ایز کرنا تھوڑا بہت تو کیا. لیکن اس کے ساتھ بے شک یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے کہ وبا جو ہے وہ پھر پھیلے گی اور زیادہ پھیلے گی. تو لاک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ بہت سخت سٹیپس لینے چاہیے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جو لاک ڈاؤن سے باہر کاموں پہ جا رہے ہیں ان کو کیا سٹیپس لینے ہیں، کیا پروٹیکشن لینا ہے، کس طرح. اور یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بہت سے ہیلتھ کیئر ورکرز کے پاس پی پی نہیں ہے اور بہت سے ہسپتالوں میں بھی پی پی نہیں ہے جی، اور ان کے پاس ماسک بھی نہیں ہے، گلوز بھی نہیں ہے، گاؤنز بھی نہیں ہے. اور بہت سے، خیر وہ تو ہیلتھ کیئر ورکرز کی بات کر رہی ہوں، بہت سے لوگوں کو تو اس کا پورا اپریشیشن بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے اہم ہیں. تو ان چیزوں کا ایک تو ان کو فراہم کرنا لوگوں کے لیے، لوگوں کے پاس ماسک، پوری دنیا میں شاید ماسک کی کمی ہے، پی پی ای کی کمی ہے، تو اس کو پورا کرنا مشکل ہے. لیکن لاک ڈاؤن کو ہلکا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اویئرنیس اور رسکس جو ہیں ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. ڈاکٹر رومینہ یہ مجھے بتائیے کہ ایک خدشہ ہے کہ اس وقت جو ہے شاید ہم اپنی پیک کی طرف جا رہے ہیں، شاید اموات زیادہ ہوں، اس دوران ریسٹرکشنز کو ایز کرنا کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ ہماری جو کرو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. جب کرو اوپر کی طرف جائے گی، زیادہ لوگوں کو ہوگا تو زیادہ پھیلے گا. تو یس، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس لمحے پہ ان کو ریسٹرکشنز کو ایز کرنا، اس کے کچھ نیگیٹو پہلو بھی ہو سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر فہیم آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ چونکہ آپ امریکہ میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی پیک پہ معاملہ گیا ہوا ہے، اور آپ اپنے ایکسپیرینس سے بات کریں، چونکہ ہم نے کئی ڈاکٹرز کو وہاں پہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ چونکہ لوکل ٹرانسپورٹ استعمال کی گئی تو اس وجہ سے یہ جو وبا ہے یہ پھیل گئی. جی میں تو پھر یہی کہوں گا کہ میں ہمیشہ سے ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز کے حق میں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سنگاپور اور ساؤتھ کوریا نے اپنی اکانومیز نہیں روکی، انہوں نے مہینوں کے لاک ڈاؤنز نہیں کیے، لیکن انہوں نے اس وبا پہ قابو پا لیا. اس کی وجہ میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب تک اگر آپ کی گاڑی میں جو آپ کو پیٹرول کے لیے گیج نظر آتی ہے ایمٹی اور فل، اگر وہ ٹوٹ جائے، اگر وہ نہ ہو، تو آپ شاید لاہور سے پنڈی نہ جا سکیں اس خوف سے کہ پتہ نہیں کب میری گاڑی رک جائے. اس لیے میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ٹیسٹنگ کی بات اتنی چھوٹی، اتنی معمولی نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس وہ گیج نہیں ہے، ہمیں لاک ڈاؤن کرنے میں بھی خطرہ ہے، اس کو ختم کرنے میں بھی خطرہ ہے. جو مسئلہ حکومت کے لیے ہے کہ کون سا خطرہ بڑا ہے، اور میرا ان پہ یہ ٹرسٹ ہے کہ انہوں نے یہ سوچ کے کیا ہوگا. لیکن دونوں میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کو یہ لگے کہ لاک ڈاؤن میں کوئی خطرہ نہیں، خطرہ دونوں حالات میں ہے، اور اس خطرے کو منیمائز کرنے کا طریقہ گڈ ڈیٹا ہے. مگر ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے کروں گی، چونکہ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ بجائے کہ آپ کچھ انڈسٹری کو کھول دیں، آپ ان علاقوں کو سیف کریں یا سیکیور کریں اور وہ علاقے کھول دیں جہاں پہ کوئی بھی کووڈ-19 کا پیشنٹ نہیں نکلا. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر فہیم؟ یہ اچھی اسٹریٹجی ہے، اس کو ہاٹ سپاٹنگ کہتے ہیں. ہم بھی اس چیز کو یہاں پہ غور کر رہے ہیں کہ علاقوں کی بیسس پہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے کہ جہاں بھی ہجوم اکٹھا ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کا ہجوم ہو، جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ 50 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں گے، اس چیز کو آپ بند رکھیے اگلے 3، 6، 10 مہینے، جب تک آپ کا کرو نیچے نہیں آتا، کیونکہ اس سے آپ کی معاشرت پہ وہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جہاں بھی 4-5 لوگوں نے ایک دفتر میں کام کرنا ہے، وہ اپنی احتیاط کے ساتھ کریں، اور اگر ہاٹ سپاٹنگ کرنی ہے تو وہ اچھی چیز ہے. میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں. ڈاکٹر رومینہ آپ اپنا سر ہلا رہی تھی، کیا آپ اس سے متفق نہیں ہیں؟ جی بالکل، ہاٹ سپاٹنگ ضروری، لیکن بغیر ٹیسٹنگ کے آپ کیسے ہاٹ سپاٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ تو اس کے ساتھ سرویلنس اور ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے.
ठीक है डॉक्टर जवाद, छोटा सा मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, फिर हमने वक्फे की तरफ जाना है। आप हॉट स्पॉटिंग से अग्री करते हैं, मगर डॉक्टर रुमीना कह रही है टेस्टिंग ही नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन वहाँ पे कोविड-19 पॉजिटिव है कौन नहीं? जी हाँ, देखिए इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर भी टेस्टिंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं बहुत सारे मरीजों के अंदर। तो जब आप पैंडेमिक या आउटब्रेक की सेटिंग के अंदर होते हैं, नॉट एवरी केस नीड टू बी टेस्टेड, उसके अंदर फिर हम सिंड्रोमिक सर्वेलेंस शुरू कर देते हैं। अगर टेस्टों की कमी है अगर, तो उसका ये नहीं मतलब कि हम डायग्नोज ना कर सके कोविड-19 के पेशेंट्स, वो उसका क्राइटेरियाज होते हैं। और इस तरह जहां, और इवन चाइना ने भी इसी तरह किया है कि जब उनके टेस्ट उनको नहीं थे बता रहे, तो उन्होंने सीटी स्कैन में बायोलेटरल नमूनियाज को आइडेंटिफाई करना शुरू किया और लेबल किया कोविड। तो मुख्तलिफ तरीके हैं और इनको अप्लाई करना चाहिए। टेस्ट हमारे बहुत काम में है, इसको मैं एग्री करता हूँ, इनको बढ़ाना चाहिए और फैलाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी जो एक्सपर्ट राय थी उससे आगाह किया। तो नाजरीन, तीनों डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, आपको टेस्ट करना जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो फैसले लें या हुकूमतें जो फैसले लें वो इन्फॉर्म्ड फैसले लें। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हमारा अगला सेगमेंट रेडी है। वेलकम बैक नाजरीन, रमज़ान का महीना आने वाला है, मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा करने पर पाबंदी है, लेकिन कल उलमा ने ऐलान किया है कि मसाजिद में लॉकडाउन नहीं होगा, रमज़ान में तरावियाँ जारी रहेंगी और इस हफ्ते से नमाज जुमा भी मस्जिद में अदा की जाएगी। सदर अलवी ने 18 अप्रैल को तमाम गवर्नर्स और उलमा की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें रमज़ान में मस्जिदों में बाजमात नमाज और तरावियों के बारे में बात की जाएगी। नाजरीन, इसके पर वज़ीर आला सिंध भी चाहते हैं कि किसी तरीके से मुशावरत से मसला हल हो जाए। हमारे साथ हैं डॉक्टर किबला याद साहब, जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन हैं। किबला याद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने का। मुझे ये बताइए कि इस वक्त उलेमा जो हैं वो हुकूमत की बात नहीं मान रहे, बार बार कहा जा रहा है कि अगर बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका खदशा है कि ये वबा फैल सकती है। माजी में भी हमने देखा है कि तबलीगी जमात में कि कम से कम 160 लोग जो हैं उनको कोरोना वबा हो चुकी है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, बहुत अहम मसले पे आपने राब्ता किया। ये वाकई एक बहुत मुश्किल सवाल है और दोनों तरफ के मौक़िफ़ जो हैं और उनमें वज़न भी है, खदशात भी हैं। उलमाए किराम ये कहते हैं कि जब दीगर मुकामात पे आप सोशल डिस्टेंसिंग यानी समाजी मेल जोल में राब्ते ख़त्म कर रहे हैं, बाजारों के अंदर आप ख़त्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज आप खोल रहे हैं, तो सिर्फ मसाजिद के अंदर क्यों आप पाबंदियां लगा रहे हैं? लेकिन ये जो कल का एलामिया है, ये मेरे ख्याल में फैसला नहीं है। कल का एलामिया मुकम्मल तौर पे मैंने टीवी पर भी वॉच किया और अखबारात में भी देखा पढ़ा, उसमें ये तजावीज़ हैं और मुतालबात हैं। जी, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने इनको तजावीज़ और मुतालबात की सूरत में पेश किया। ये गलत तासुर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के बाद के जो कुछ फिक्रे हैं उनसे बन गया है। तो अभी लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि उलमाए किराम और हुकूमत के दरमियान राब्ता हो गया है। अच्छा। और 18 अप्रैल को 11 बजे एक वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस होगी उलमाए किराम और ईवान सदर यानी सदर मुमलिकत के दरमियान। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जब राब्ता होगा और गुफ्तगू होगी तो कोई ना कोई एक दरमियानी और बेहतर रास्ता निकल आएगा। आपकी राय क्या होगी डॉक्टर साहब? मेरी राय तो यह है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जो माहिरीन सेहत हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना को रोकने के लिए और कोरोना से बचने के लिए बेहतरीन तरीका जो है वो समाजी फासलों को बरकरार रखना है। ठीक है। तो मेरी तो तजवीज यही होगी कि समाजी फासलों को बरकरार रखा जाए, सिर्फ मसाजिद तक महदूद न कर दिया जाए, बल्कि शहरों के अंदर भी समाजी फासलों को बरकरार रखने को यकीनी बना दिया जाए, ताकि ये जंजीर जो है, ये जंजीर की कोई ना कोई कड़ी टूट जाए। ठीक। जब कड़ी आप तोड़ देंगे तो फिर आप पूरे पाकिस्तान को बल्कि दूसरे ममालिक को भी
कोरोना से बचाने में कामयाब हों। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर किबला अयाज साहब, जो ये कह रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी जो फासले हैं इस वक्त बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, और उम्मीद कर रहे थे कि मुशावरत से जो एक मामला उलमा और हुकूमत के दरमियान फंसा हुआ है वो मुशावरत से हल हो जाए। नाज़रीन, वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम देखेंगे कि लॉकडाउन का माशी असर क्या होगा। वक्फ़े के बाद वेलकम बैक नाजरीन। ये 68 सालों में पहली दफा होगा कि पाकिस्तान की मईशत फैलने के बजाय सुकड़ जाएगी। IMF की इकोनॉमिक काउंसलर गीता गोपीनाथ के मुताबिक आलमी GDP को 2020 और 21 के दौरान कोरोना वायरस की वजह से $9 ट्रिलियन से जायद का नुकसान हो सकता है, जिनका हुजम जापान और जर्मनी की मईशतों से ज्यादा है। कोरोना वायरस की वबा से पहले IMF की पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान की शरह नमू 2.4% रहेगी, लेकिन अब IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मईशत 1.5% तक सुकड़ जाएगी। IMF के मुताबिक 1929 की ज़बरदस्त आलमी किसात के बाद ये बदतरीन किसात जारी है और ये आलमी मालियाती बहरान से भी बुरा है। ग्रेट लॉकडाउन रिपोर्ट के मुताबिक 90 सालों में पहली मर्तबा आलमी मईशत को बदतरीन धचका लगा है। प्लानिंग कमीशन के अंदाजे के मुताबिक 12 से 18.5 मिलियन लोग पाकिस्तान में अपनी नौकरियां खो बैठेंगे। कोरोना वायरस की वजह से मुतद्दिल या सख्त लॉकडाउन से पाकिस्तान की मईशत को 2 से 2.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान 3 महीनों में हो सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को नौकरियों से निकाल दिया गया तो बाहर से पैसे आने भी बंद हो जाएंगे। अफरात ज़र की शरह माली साल 2020 में तकरीबन 12% हो सकती है। मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ सकती है। तो हुकूमत को इन ख़तरात से निपटने के लिए क्या इक़दाम उठाने चाहिए? हमारे साथ हैं इस वक्त डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, माहिर माशियात हैं। वो कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। वो साबिक वज़ीर कॉमर्स, साबिक वज़ीर ख़जाना और साबिक डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जिस नतीजे के ऊपर आप पहुंचे हैं, ये जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है, इसके अंदर आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ लोग पाकिस्तान के अंदर बेरोजगार हो सकते हैं लॉकडाउन की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने बहुत मुनासिब समरी पेश की है जो बैनुल अक़वामी इदारे जो कहते रहे हैं। इस वक्त जो पोजीशन है कि वक्ती तौर पर जब तक लॉकडाउन रहेगा, अब तो खैर उसमें कुछ नरमी ले आ रहे हैं, मगर अगर सख्त लॉकडाउन होता तो 1.5 करोड़ लोग तकरीबन वक्ती तौर पर बेरोजगार हो जाते। आगे चलकर अगर आप इस क्वार्टर की बात करें जून तक, तो हालात काफ़ी ख़राब रहेंगे। उसकी 2-3 बड़े वजूहात हैं। एक तो ये कि हमारे एक्सपोर्ट्स में काफ़ी कमी इसलिए भी आएगी कि WTO ने प्रोजेक्ट किया है कि 32% ग्लोबल ट्रेड में कमी आने का ख़तरा है। उसके नतीजे में हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन 40% तक कम हो सकते हैं। दूसरी तरफ इन हालात में सरमायादार ने बहुत नुकसान उठाया है। आपने देखा कि स्टॉक मार्केट से 1500 अरब रुपए ख़त्म हो गए वैल्यूज़ में। दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में 25 से 30% कम से कम कमी आएगी। और तीसरा जो बुरा असर है वो ये कि चूँकि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे तो खर्चे जो हैं लोगों के कम हो जाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। उसके नतीजे में अगले 3 महीने खुदा न खास्ता इस बात का ख़तरा है कि हमारे शरे नमू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और यही वर्ल्ड बैंक ने भी जिक्र किया है। मगर ख़तरा इस बात का है कि वर्ल्ड बैंक तो कह रहा है कि साल में शरे नमू जो है 1.3% होगी। हमें इस बात का ख़तरा नज़र आ रहा है कि साल भर में ये तकरीबन 2.5% कम हो सकती नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है ये बाउंस बैक कर जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो तकरीबन 70% है, कुछ लोग कहते हैं इससे भी ज़्यादा है। आपकी अपनी असेसमेंट क्या है कि क्या हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसमें इतनी कुव्वत है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में कि ये बाउंस बैक कर जाएगी और मदद करेगी हमारी मेन स्ट्रीम इकोनॉमी को? देखिए, बात यह है
کہ اگر آپ جو زرعی شعبے میں لوگ کام کرتے ہیں ان کو اگر ہم علیحدہ رکھیں وقتی طور پر 40% ہے ہمارے لیبر فورس کا، تو 60% جو باقی لیبر فورس ہے اس میں 70% جو ہیں وہ انفارمل سیکٹر میں کام کرتے ہیں، یعنی کہ تقریباً 42% ہمارے لیبر جو ہے وہ انفارمل سیکٹر میں کام کرتا ہے۔ یہ تقریباً بنتا ہے 2.5 کروڑ، اور یہ بہت بڑا لیبر فورس ہے۔ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا دہاڑی، یعنی کہ ڈیلی انکم پہ کام کرتے ہیں، یا کیجول ورکرز ہیں فیکٹریز وغیرہ میں۔ نہ ان کا حال تو بہت خراب ہو چکا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ اور بھی خراب ہو سکتا ہے۔ ہماری انفارمل اکانومی چلے گی اس وقت جب ٹریڈ ہو، جب چیزوں کے کچھ رفتار ہو پیداوار میں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ہمارے جو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان میں تقریباً 1.30 کروڑ لوگ کام کر رہے ہیں، اور وہ تو بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں نا ریزروز نہیں ہوتے، نہ تو ان کو قرضوں پہ کوئی ایکسس ہے۔ پورے ملک کا صرف 6% قرضے ہمارے ایس ایم ایز کو جاتے ہیں، جبکہ ان کا کنٹریبیوشن بہت بڑا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا کہ انفارمل اکانومی میں اتنی جان ہوگی کہ وہ شاک کو ابزارب کر لے گا، یہ نامناسب ہے۔ سب سے زیادہ نیگیٹو امپیکٹ خطرہ اس بات کا ہے کہ انفارمل اکانومی پہ پڑے گا۔ فارمل اکانومی کے لیے تو اسٹیٹ بینک نے بھی لونز وغیرہ کا اناؤنس کر دیا ہے، تو وہ گزارا کر لیں گے۔ اصل سوال یہ ہے کہ ڈارے چھوٹے چھوٹے بند نہ ہوں، ورنہ وہ پھر سے نہیں کھلیں گے اور ہمارے ایکسپورٹس وغیرہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے ایز کی ہیں ریسٹرکشنز کچھ انڈسٹری کے لیے، جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے انہوں نے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ ایز کی ہیں، پھر کچھ دکانیں آج کھلی ہیں، ڈرائی کلینرز کی وہ بات کرتے ہیں، چلیں اور بھی شعبے کھلے ہیں، یہ صحیح فیصلہ تھا؟ اس سے کیا اکانومی ریکور کر پائے گی؟ دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کہ کون سی چیز کی زیادہ اہمیت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ نے لاک ڈاؤن کو بہت سلیکن کر دیا اور ڈھیل چھوڑ دی تو یہ بات کا بھی خطرہ ہے۔ اور پچھلے 2-3 دن سے کچھ احساس یہ ہو رہا ہے کہ کورونا کا جو امپیکٹ ہے اس میں تیز رفتاری آ رہی ہے، خاص طور پہ پنجاب کا اگر آپ دیکھیں پوزیشن۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اب اس وقت زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ ایک بڑی مناسب چیز جو حکومت نے کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت لوگوں کو پیسہ پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ 1.20 کروڑ گھرانوں کو پیسہ ملے گا۔ یہ بہت مناسب سٹیپ ہے، اور آگے چل کر شاید ہمیں اور بھی کرنا پڑے، اس لیے کہ لوگ اگر بے روزگار ہوں گے تو یہ خطرہ ہے کہ فاقے نہ ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے یہ بار بار کہا گیا ہے کہ ہمیں اپنی ڈیٹ کو ری اسکیڈول کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ دوسرے ملک جو خطے میں ہیں ان سے بھی رابطہ بڑھایا جا رہا ہے، کہ خطہ جو ہے وہ خاص طور پہ ہندوستان سے بھی بات پس پردہ کی جا رہی ہے کہ جی ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ لے کے ہم عالمی اداروں کے پاس جائیں اور ان کو کہیں کہ ہماری ڈیٹ کو آپ ری اسٹرکچر کریں۔ اب اس کا کیا امکان ہے کہ ہماری ڈیٹ ری اسٹرکچر ہو جائے گی؟ اور اگر ہماری ڈیٹ ری اسٹرکچر نہیں ہوتی آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس کا پھر خمیازہ کیا ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ بات یہ ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے اب انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن میں لیسٹ ڈیولپڈ کنٹری یا آئی ڈی اے کنٹری نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ہم پچھلے کوئی 10-12 سال سے مڈل انکم کنٹری کے لیول پر آ چکے ہیں، اور کچھ عرصہ تو ہمیں ایمرجنگ اکانومی کا بھی نام دے دیا گیا تھا۔ جو قرضوں کی چھوٹ ہوتی ہے وہ غریب ملکوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم ایف نے ڈیٹ ریلیف اناؤنس کر دیا، مگر 25 ملکوں کے لیے کیا جو سارے حد سے زیادہ غریب ملک تھے، یعنی کہ ایل ڈی سیز تھے، اور جنہوں نے آلریڈی آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا ہوا تھا۔ ہوگا یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں ایکسٹرا پیسے دے گا تاکہ ان کو پیسے واپس کرنے کے ہمیں سہولت ہو جائے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ پیسے معاف کر دیں گے،
वो सिर्फ एक्सटेंड कर देंगे तो डेडलाइन को एक्सटेंड करेंगे जब हमें पैसे वापस करने हैं, टू बी क्लियर। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उसके बरक्स हमें पैसे देंगे तो हम पर नेट लायबिलिटी नहीं होगी। और इंशाल्लाह 16 तारीख को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होगी जिसमें शायद पाकिस्तान को 1.4 अरब डॉलर की रिलीफ मिले और वो पैसे हम इस्तेमाल करेंगे IMF लोन को वापस करने के लिए, तो हमारे रिजर्व्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगले 1 साल। हालांकि IMF हमें एक इमरजेंसी रिलीफ फाइनेंसिंग देने वाला है, मगर एक जो बड़ी परेशान कुन बात है कि IMF ने एक तरफ तो मान लिया कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं इसलिए वो हमें इमरजेंसी फाइनेंसिंग दे रहे हैं, मगर पता नहीं क्या वजह है कि सेकंड रिव्यू को रोक दिया और उसके नतीजे में जो हमारा क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है 450 मिलियन डॉलर का, वो रुक गया है। ये बहुत ही परेशान कुन इसलिए है कि अगर IMF का प्रोग्राम इस वक्त नहीं चलेगा तो बाहर से पैसा आना रुक जाएगा। तो इस सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए जी? IMF को से बात करें, नेगोशिएट करें, जो वो कंडीशनैलिटीज उन्होंने डाले हैं उनसे कहें कि ये कोई वक्त नहीं है पाकिस्तान को मुश्किल रिफॉर्म्स करने का। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आप जो एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं ये यकीनन एक बहुत ब्लीक पिक्चर है, मगर कहीं ना कहीं रोशनी तो दिखाइए एट द एंड ऑफ द टनल। मैं आपसे इसलिए पूछती हूँ कि जाहिर है आप यू आर द एक्सपर्ट, आप इकोनॉमिस्ट हैं, मगर एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मैं ये देखती हूँ कि पाकिस्तानियों को आदत है अपनी मदद आप ही कर लेते हैं और कुछ ना कुछ करके कोई जुगाड़ ही निकाल लेते हैं। अब तेल तो है नहीं हमारे पास बेचने को, तो आप रोशनी कहाँ देख रहे हैं, उम्मीद कहाँ देख रहे हैं? 2-3 चीज़ों में मैं अल्लाह के फजल से अभी भी उम्मीद देखता हूँ। एक तो ये कि तेल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं और एग्रीमेंट के बावजूद वो काफ़ी नीचे आज भी गिरी हैं। अफरात ज़र में कमी आएगी और इम्पोर्ट्स का जो हम पर जो बर्डन है, प्रेशर है, वो कम होगा। तो अगरचे एक्सपोर्ट्स कम हो गए तो इम्पोर्ट्स उससे भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी तरफ मुझे फ़ख्र से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान फिलैंथ्रोपी के लिहाज से दुनिया के सबसे अच्छे मुल्कों में से है। तीसरा पॉजिटिव पहलू ये होगा कि हमारा जो हेल्थ का निज़ाम था वो बहुत ही कमज़ोर था। अब हमें पता चल गया है और अब हमने बहुत से इक़दाम लिए हैं कि यह हेल्थ का निज़ाम कोरोना के ख़त्म होने के बाद भी मुस्तहकम रहेगा और उससे आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने बताया कि कैसे आने वाले वक्तों के अंदर ज़्यादा फोकस होगा सेहत और तालीम के ऊपर और हुकूमतों को चाहिए कि वो ज़्यादा सेहत और तालीम के ऊपर खर्चे। उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद की किरण ये है कि पाकिस्तानी एक दूसरे की मदद आप करते हैं जिसके तहत कहीं ना कहीं वो अपने आप को मुश्किलात से निकाल लेते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।